नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हम हमेशा अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं। तो आज हमारे साथ हैं भोपाल वन व्रत के मुख्य वन संरक्षक श्री रवीन्द्र सक्सेना जी। तो आज हम उनसे जानते हैं वन और वन्य प्राणियों के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके हम विभाग की बात करें, खास तौर पर हम भोपाल वन व्रत की, तो इसका वन क्षेत्र का दायरा भी बहुत बड़ा है और चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, लेकिन भोपाल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहता है टाइगर की वजह से, क्योंकि आजकल वह हमारे भोपाल शहर का जो स्वर्ण जयंती पार्क है, भोज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो भोपाल की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं उनको शायद ये भी मालूम होगा कि शेर हमेशा से ही श्यामला हिल्स और इन क्षेत्रों में आता रहा है जी। हिस्टोरिकली वी हैव गॉट द मूवमेंट ऑफ टाइगर्स हेयर। रातापानी से इसका सीधा सीधा कनेक्टिविटी है जी। कॉरिडोर है और ये बहुत अच्छा हैबिटेट भी है। इसलिए टाइगर्स यहाँ पे रह भी रहे हैं, आ भी रहे हैं और उन्होंने अपना इसको घर बनाया हुआ है और हम उनके एरिया में ज़रूर हमारी बसाहट बढ़ गई है तो हमें अब वो टाइगर्स दिखने लगे हैं। जो शहरी क्षेत्र है, जो टाइगर्स आ रहे हैं, क्या उन्हें वहाँ पर खाने के लिए बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, इसलिए वो इस एरिया में आ जाते हैं? हाँ, उनको यहाँ पे एक उनके लिए हाइट्स बहुत अच्छे हैं, गुफाएं हैं, जंगल है और पानी है और खाना भी उनके पास काफ़ी है जी। तो जिसके कारण से उनका यहाँ पे एक हैबिटेट बना हुआ है। लोगों के लिए एक रोचक भी हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है कि कई लोग फ़ोटो क्लिक्स करने लग जाते हैं, दिख जाते हैं। तो आप लोग लोगों को कैसे अवेयर करते हैं? ये हम लोग के लिए हमेशा चैलेंज रहता है। ये पूरे एरिया में हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा टोज पे रहता है। हम लोग की क्रैक टीम्स हैं जो फुल टाइम हम लोग उस एरिया को मॉनिटर करते हैं। हम लोग के बैरियर्स हैं, हम लोग का EI सर्वेलेंस है जिससे हम टाइगर का मूवमेंट ट्रैक करते रहते हैं और डेली बेसिस पे भी हम लोग मैन्युअली भी टाइगर का मूवमेंट ट्रैक करते हैं और उसको साइंटिफिकली उसका मूवमेंट देखते हैं कि कौन से टाइगर्स उनको आइडेंटिफाई करा हुआ है हमने और कौन से टाइगर्स किस एरिया में मूव कर रहे हैं। ये डे टू डे बेसिस पे हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। आसान नहीं होता है लेकिन हम लोग करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और उससे हमें मालूम रहता है कि बसाहट की तरफ कौन सा टाइगर मूव करने वाला है, कर रहा है। तो हम लोग उस जगह पे अलर्ट डिक्लेयर करते हैं, हमारा स्टाफ अलर्ट पे होता है और हम लोग की पेट्रोलिंग और हम लोग की वॉच उसी जगह पे होती है। खास तौर पे जंगलों में आप ट्रैप कैमरेज लगा के जिससे आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टाइगर कहाँ मूवमेंट कर। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो टाइगर आ रहा है तो उसके ट्रैपिंग के लिए उसके आसपास के जो एरियाज़ में आप लगाते हैं, तो ऐसे कितनी जगह आपको सेंसिटिव लगाए कि वहाँ से टाइगर्स शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर आ जाते हैं? हम लोग का जो टाइगर मूवमेंट एरिया है ये रातापानी से कठौतिया जो सीहोर ज़िले में आता है और कठौतिया से केरवा ये लगा हुआ है। टाइगर के लिए ऐसे 15-20 किलोमीटर चलना कोई बड़ा काम नहीं है। वो ओवरनाइट भी इतना मूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक आते हैं और अकेले कैमरा ट्रैप से नहीं, हम लोग उसमें फिज़िकली कई चीज़ों से उनको उनका मूवमेंट ट्रैक करते हैं। एक तो हम लोग के पग इम्प्रेशन पैड्स रहते हैं, PIPs कहते हैं। हम लोग टाइगर के पग मार्क्स से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये टाइगर कौन सा है, मेल है क्या फीमेल है। इसके अलावा डायरेक्ट साइटिंग होती है, उससे भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा स्टाफ उन कोऑर्डिनेट्स को नोट करता है और वो फिर मैपिंग करता है उसकी। तो ये डे टू डे बेसिस पे होता है जी। तो हम लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टाइगर, नया टाइगर आता है तो उसको भी फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि नया मेल आ रहा है, किसी फीमेल यहाँ पे अगर फीमेल रहती है, यंग फीमेल रहती है तो टाइगर का मूवमेंट तुरंत बढ़ता है मेल टाइगर्स का। जंगलों में भी अभी जो सेंसस हुआ है, अभी जो नवंबर दिसंबर में हुआ है टाइगर का सेंसस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम पूरे भारत के टाइगर की जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश से कितने टाइगर्स बढ़ गए हैं? सेंसस के रिजल्ट आ जान दीजिए लेकिन हम लोग का डेफिनेटली संख्या काफ़ी उत्साहवर्धक मिली है हम लोगों को और पिछली बार जितने जगह पर हम लोग ने आइडेंटिफाई करा था उससे काफ़ी ज़्यादा
बीटों में हम लोगों को साइंस मिले हैं टाइगर प्रेजेंस के। तो इससे ये कहा जा सकता है कि पॉपुलेशन डेफिनेटली पिछली बार से बढ़ी हुई आएगी। और मध्य प्रदेश फिर नंबर 1 रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। हम तो चाहेंगे जी। और हम ये भी चाहेंगे कि दूसरे प्रदेशों में भी बढ़े। टाइगर्स तो बिल्कुल। बढ़ना एक हेल्दी फॉरेस्ट की निशानी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से जनसंख्या बढ़ती है तो ऑब्वियसली इसमें वन विभाग का भी एक औहदा बढ़ जाता है कि हाँ, इन लोगों ने शायद अच्छा काम किया होगा या टाइगर का शिकार ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जनसंख्या बढ़ गई है, यही मान सकते हैं हम। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने एक उसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जिससे उसकी ब्रीडिंग ज़्यादा हुई। इसका मतलब हमारे फॉरेस्ट हेल्दी है। सर, जैसे हम यहाँ बैठे हैं महुआ हाउस में, समरदा रिजर्व फॉरेस्ट की बाउंड्री में ही है हम लोग, तो यहाँ हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर टाइगर है, उसका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ का जो प्रेमपुरा एक जगह है वहाँ पर। तो आपका क्या सोचना है, क्या वाकई यहाँ पर टाइगर्स है इस समरदा रिजर्व फॉरेस्ट में? इस एरिया में काफ़ी समय से टाइगर्स रहे हैं जी। और ये एरिया अकेला भोपाल ज़िले का समरदा, अमोनी और प्रेमपुरा नहीं है। उससे पीछे लगा हुआ एरिया जो मुश्काबाद और रायसेन ज़िले का गीदगढ़ करके एरिया है, इन एरियाज़ में पहले भी टाइगर का मूवमेंट रहा है, बल्कि इस बार ज़्यादा टाइगर्स का मूवमेंट है हमारे कैमरा ट्रैप के हिसाब से। जी जी। कम से कम 3 टाइगर्स यहाँ पे इस समय मूव करते हैं। तो यहाँ जो लोग आते हैं जनरली हमसे पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन से वन्य प्राणी, खैर हमें तो यहाँ पर भेड़की तक दिखी है, हिरन दिखते हैं, सांबर दिखते हैं, तो ऐसे कितने एरियाज़ में हम सोच सकते हैं कि यहाँ हर्बीवोरस है और टाइगर को शिकार करने के लिए भी मिलता होगा? नहीं, ये पूरा एरिया हर्बीवोर्स के लिए रिच है। नीलगाय, सांभर यहाँ पर्याप्त मात्रा में है और चीतल भी दिखाई देते हैं। जो चौसिंगा है उसकी प्रेजेंस भी है काफ़ी। इसके अलावा भी आपको भालू भी बहुत दिखेंगे। हम लोग के कैमरा ट्रैप का कभी आप देखिए, जी जी। उसके रिजल्ट्स देखिए और बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। किसी हम लोग गर्मियों में लगाते हैं वाटर पॉन्ड के पास कैमरा ट्रैप, जी जी। तो आपको पूरे जंगल का प्रोफाइल उसी में दिख जाता है। शिविट कैट आई पानी पीने, कभी भालू आया, कभी चीतल आया, फिर सांबर का झुंड आया, फिर बीच में टाइगर भी आया। सबके टाइमिंग्स अलग अलग हैं। जी जी। और आपको उस समय समझ में आता है कि यार हम लोग का जंगल इतना रिच है। ह्यूमन डिस्टर्बेंस इस एरिया में ज़्यादा होने के कारण हम दिन के समय बहुत ज़्यादा इनका विचरण नहीं देख सकते। जी जी। लेकिन जब उनका प्राइवेट समय रहता है, आप डॉन एंड डस्क पे जाएं तो शायद आपको ज़्यादा दिखाई दें जानवर। जी जी। सर, अभी जैसे अब होली आने वाली है तो ये इस होली के वक्त भी ज़्यादातर लोग इस तरफ एक्टिव हो जाते हैं, लकड़ियों की तरफ, तो उसके लिए क्या वन विभाग कुछ जागरूकता कार्यक्रम या ऐसी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? बिल्कुल, हम लोग भोपाल शहर में काफ़ी लकड़ियों की लागत रहती है इसमें होली के समय। तो अभी हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव, बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है, गो कास्ट है। जी। तो गो कास्ट को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है और हम लोग भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो सर, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इको टूरिज्म से जुड़ी कुछ बातें आपसे करेंगे।
तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो हम भोपाल की ही बात करें तो हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से समरदा इको टूरिज्म सेंटर बहुत नज़दीक है, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ आप क्या चीज़ें डेवलप करना चाहते हैं कि वो एक अच्छा इको टूरिज्म सेंटर बन कर निकले? मैं इको टूरिज्म से ये समझता हूँ कि हम जंगल की सैर करें, जंगल के बारे में जानें और जंगल के बारे में सीखें और उसको संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन एजुकेशन। जी। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा व्यक्तिगत व्यू है कि हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इसमें ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग नेचर ट्रेल्स प्रमोट करते हैं, कैंपिंग साइट्स प्रमोट करते हैं और इसी के माध्यम से हम इको टूरिज्म के मैसेजेस देते हैं। तो समरदा में सबसे अच्छा पोटेंशियल जो है ये नेचर ट्रेल के लिए है। वॉकिंग ट्रेल्स बहुत अच्छी बनती है वहाँ पे और हैं भी। मुझे लगता है पर्यटक इसी के लिए आते हैं। तो उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखने के लिए, अगर नेचुरल ट्रेल के लिए भी वो जाते हैं तो उनको आप क्या बर्ड वॉचिंग के लिए या ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स या कुछ गाइड्स, इन लोगों को भी आप तैयार करते हैं कैसे? हमारे नेचर ट्रेल का मकसद ही है, हमारे जो ट्रेन गाइड्स रहते हैं वो नेचर ट्रेल पे हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आम आदमी तो जैसा आपने बताया शेर और हर्बीवोर्स और बड़े जानवरों की तरफ ही ध्यान रहता है कि जंगल में ये पाए जाते हैं, लेकिन जो नेचर ट्रेल्स हैं उसमें पेड़ पौधों, वनस्पति, घास और कीड़े मकोड़े, बर्ड्स और जितने उस समय जो रास्ते में पड़ते हैं उससे, जैसे दीमक है, टर्माइट्स है, उसका माउंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उनकी दुनिया अलग है। उसके बारे में जब वो बताते चलते हैं तो आम आदमी को ये समझ में आता है कि जंगल और प्रकृति क्या है। ये अकेले बड़े जानवर नहीं है, ये इकोसिस्टम बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। सर हम बात करें भोपाल में ही एक लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क, तो वहाँ हम देखते हैं कि लोग वहाँ पर योगा के लिए भी आते हैं, सैर करने भी आते हैं, और वहीं अगर हम देखें तो एक साकल नदी है, उसका भी एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये इतनी सारी संभावनाएं, तो उसको आप कैसे एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर सकते हैं? लाहौरपुर काफ़ी बड़ा एरिया है, करीब 1500 हेक्टेयर का एरिया है और 2 पार्ट्स में है। एक जो बाईपास के इस तरफ है, भोपाल की तरफ है, तो वो बसाहट से लगा हुआ है। तो उसका उपयोग हम लोगों ने उसी तरीके से डेवलप करा है कि योगा के लिए जगह है और सुबह शाम वॉक के लिए जगह है और हम लोग की संजीवनी का एक केंद्र है वहाँ पे, जहाँ पे आपको हमारे संजीवनी केंद्र के उत्पाद मिलते हैं विंध्य हर्बल्स के। लोग वहाँ घूमने आते हैं, एक पार्क और एक स्वास्थ्यवर्धक वॉक करते हैं वहाँ पे। लेकिन जो हमारा दूसरा पोर्शन है उसको हम लोग अब ले रहे हैं इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ के तहत। हम उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेवलप करना चाह रहे हैं। वो जो एरिया साकल नदी, जहाँ पहाड़ से नीचे देखें तो आपको साकल नदी दिखती, डैम है, इट्स अ बैक वाटर है डैम का। तो इस संबंध में हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं कि उस क्षेत्र को और साकल को एक बहुत ही आकर्षक एरिया के रूप में ऐसा विकसित करें, उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी करें जिसमें बोटिंग भी हो और संभवतः जिपलाइन भी उसमें संभावना देखी जा सकती है। के लिए तो वो आइडियल प्लेस लगती है। और वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स ऐसे बनाए जाएं जहाँ से मनोरम दृश्य देख सकें। तो उसको डेवलप करने का हमारा प्लान है। जी, तो कब तक उम्मीद की जा सकती कि वो एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में एक फुल फ्लैज हम देख सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग उसको कुछ समय में, हम लोग इसको, जो CEO इको टूरिज्म हैं, मेरे वरिष्ठ हैं सत्यानंद सर, उनसे इस संबंध में चर्चा करी है और उनके बड़े पॉजिटिव रिस्पांस थे। तो डेफिनेटली हम लोग इस काम को अब आगे बढ़ाएंगे। सर एक लाहौरपुर इको टूरिज्म जो डेस्टिनेशन जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, अभी आजकल इकोलॉजिकल पार्क के रूप में हम उसको देख ही रहे हैं, तो हमने देखा है कि उसमें बीच में से एक रास्ता गया हुआ है, ये जहाँ से जो दूसरे उस तरफ जो गांव है, जो कटारा हिल्स के और बाईपास के उस तरफ जो गांव है, वहाँ के लोग आपके जो पार्क है उसके अंदर से ही उस रोड से चले जाते हैं, तो क्या उससे आपका वो हैबिटाट भी डिस्टर्ब होता है? तो क्या ऐसा कोई एक ऑल्टरनेट रास्ता उन लोगों के लिए नहीं डेवलप कर सकते हैं क्या?
लाहौरपुर के उस तरफ गांव है, उसमें लोग इस रास्ते को ट्रेडिशनली यूज़ करते रहे हैं। जब ये पार्क या सिटी फॉरेस्ट बन गया उसके बाद भी वो इसी रास्ते को यूज़ करते हैं। हम लोगों ने उनको ऑल्टरनेटिव रास्ता उनके प्रपोज करा है और उनसे बातचीत जारी है। मुझे लगता है जल्दी ही हम लोग उनको ऑल्टरनेटिव रास्ता देंगे और इसको बंद करेंगे। सर, आपका सर्कल बहुत बड़ा है, इसमें एक सीहोर जिला भी आता है जिसमें हम कठौतिया के बारे में बहुत सुनते हैं। तो ये जो कठौतिया है उसमें जो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है वहाँ आपने ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने डेवलप की और आगे भी करना चाहते हैं? कठौतिया बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही एसेसिबल है, भोपाल से बड़ा नज़दीक है, बहुत ही नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है। इसमें काफ़ी समय से इको टूरिज़्म एक्टिविटीज़ इसमें चल रही हैं, जिसमें ट्रैकिंग और कैंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग इसमें मुख्य हैं जो की जाती हैं। वहाँ की समिति इसको ऑपरेट कर रही है और इसमें रॉक पेंटिंग्स भी हैं और वाइल्ड एनिमल के हाइट्स भी हैं और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। और सर, अभी अभी हमने सतधारा के बारे में सुना है, क्योंकि लोग सांची जाते हैं रायसेन ज़िले में ही और उदयगिरी भी जाते हैं, लेकिन सतधारा जो एक ऐसा प्लेस है जिसको आप लोगों ने टेकअप किया और उसको एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया, तो वो उसकी क्या आगे योजना है कि कैसे उसको और आप अच्छा डेवलप करेंगे? सतधारा बहुत ही सुंदर एरिया है, ये नदी के किनारे भी है, ये बुद्धा सर्किट में भी आता है, वहाँ स्तूपा भी हैं और हम लोगों ने वहाँ टेंटिंग साइट्स डेवलप करे हैं। तो इसको इको टूरिज़्म इसको आउटसोर्स कर रहा है और मुझे लगता है यही सबसे अच्छी नीति है कि ऐसे डेस्टिनेशंस जहाँ इनको प्रोफेशनली रन करना चाहिए वो आउटसोर्स किए जाएं और किसी प्रोफेशनल एजेंसी को दिया जाए जो इसका पूरा उपयोग भी करे और हमारे जो मैसेजेस हैं इको टूरिज़्म के वो भी दे। रायसेन ज़िले में एक गोपालपुर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसकी क्या स्थिति है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गोपालपुर के बारे में मैं बताऊं, मैं डीएफओ था रायसेन में। जी जी। तो गोपालपुर एक बड़ा एबंडेंट सा एक बॉटेनिकल गार्डन कभी किसी कुछ सालों पहले उसको डेवलप करा गया था। ये है तो फॉरेस्ट एरिया, लेकिन वहाँ पे एक टूटा फूटी बिल्डिंग नाका पड़ा हुआ था और कुछ हरियाली अच्छी थी, कुछ एरिया घेरा हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। लेकिन जब मैं डीएफओ था तो हम लोगों ने उसको उस नाके को सुधरवा के कुछ अच्छी बिल्डिंग बनाई कि हम लोग जाके कुछ बैठ सकें, जनता बैठ सके। और उसके कुछ एरिया, उसके जो पीछे पहाड़ से लगे एरिया हैं उसमें प्लांटेशन लिए, अलग अलग स्कीम्स में हम लोगों ने वृक्षारोपण लिया उसमें। और उसमें बांस बहुत अच्छे थे तो बांस की हम लोगों ने वर्किंग करी। फिर उसमें दूसरे साल उसमें हम लोगों ने कुछ प्लांटेशंस करे, कुछ वाटर बॉडीज आर्टिफिशियल उसमें बनाई। एक पुराना बोरिंग थी उसको तो उसको रिवाइव करा तो पानी का सोर्स हो गया। इतना सब करने पे जनता वहाँ जाने लगी। उसी समय हमारे जो वहाँ के मंत्री जी थे वो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर बने थे। जी जी। वो उसी साइड रहते थे बारला में। तो उन्होंने उसमें रुचि दिखाई और उन्होंने उसमें कुछ बहुत ही यूनिक काम करे, जैसे कि एक बटरफ्लाई पार्क डेवलप करा। और वो बटरफ्लाई पार्क मेरे ख्याल से तो हमारे प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क है जिसमें जो उस स्टैंडर्ड का है। एक्वेरियम डेवलप करा वहाँ पे और ओपन थिएटर भी बनाया। वो एरिया इतना अच्छा डेवलप हो गया आज की स्थिति में कि उसको डेफिनेटली इको टूरिज्म बोर्ड ने उसको टेक ओवर करा है और उसको आउटसोर्स करके उसको भी प्रोफेशनली रन, जिससे वो सस्टेन हो सके, उसके खर्चे निकल सकें उसके मेंटेनेंस के, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो मतलब आप जब वहाँ डीएफओ थे तब भी से मतलब उसका कायाकल्प होना शुरू हुआ और आज एक वो प्रोफेशनली तरीके से रन कर रहा है। हाँ, उसको डेवलप करने में बहुत लोगों का हाथ रहा। जी जी। और बहुत सारे अधिकारी उसमें, लेकिन शुरुआत जैसा मैंने बताया कि हमने उस एरिया को सिर्फ एक अच्छे बॉटेनिकल गार्डन के रूप में मैंने डेवलप करने का एक वो रखा था। लेकिन उसका फ्यूचर में डेवलपमेंट ये बटरफ्लाई पार्क और एक्वेरियम इस तरीके से हुआ है। तो ये तो अब काफ़ी अच्छा हो गया। तो सर, इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन डेवलप करना और उसको रन करना और लोगों को एजुकेट करना ये तो आप करते ही हैं, लेकिन टाइगर
रिज़र्व फॉरेस्ट की बात करें या टाइगर रिज़र्व जो प्रोजेक्ट हम रातापानी अभी जो आने वाला है उसको टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट में वो जाएगा, तो ये कब तक हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर क्या चीज़ें बदल जाएगी? इसकी प्रक्रिया जारी है, शासन स्तर पे इस पे गंभीरता से विचार हो रहा है और केंद्र से इसकी सैद्धांतिक अनुमति मिल चुकी है। जी। तो मुझे लगता है जल्दी ही निकट भविष्य में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में लाया जाएगा। कुछ इसके कंडीशंस, प्री कंडीशंस रहती हैं इसको कोर और बफर में नोटिफाई करने की, उसकी प्रक्रिया सतत जारी है। और इसके अपनी समस्याएं हैं रातापानी की, इसमें 32 गांव हैं इस समय और उनको विस्थापन करना, इसमें से 2 बड़े राजमार्ग निकलते हैं, नेशनल हाईवेज हैं, एक बड़ा रेलवे ट्रैक निकलता है, तो चैलेंजिंग सिचुएशन है जी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये टाइगर रिजर्व बनता है तो डेफिनेटली एक वर्ल्ड मैप पे इसका स्थापना हो पाएगी रातापानी की और टूरिज़्म बढ़ेगा और ये भोपाल के पास होने से इसको एडवांटेज मिलेगा। तो आपकी जो भोपाल वनवत के जैसे आप मुख्य वन संरक्षक हैं, तो आपकी कितनी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी? डेफिनेटली इसमें जिम्मेदारियां अभी ज़्यादा हैं जब हम इसके प्रयास कर रहे हैं। एक बार बन जाएगा तो इसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एज पर एनटीसीए होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के हिसाब से इसका मैनेजमेंट होगा और फिर उन्हीं के डायरेक्टर्स रहेंगे और वही लोग सब उसको। हाँ, मतलब यहाँ पे पद बढ़ेंगे और पदों की स्थापना उसी हिसाब से होगी। सर, जब से आपने वन विभाग में आपकी पदस्थापना हुई है, आप कई अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग पदों पर हैं और बहुत से काम किए, तो ऐसे कुछ कामों के बारे में आपने बताया कि जो बड़े ही सेटिस्फैक्ट्री रहे और आपको बहुत मज़ा आया उसे करने में, और ऐसा भी हो सकता है कुछ आप करना चाहते हो जो आप नहीं कर पाए? मुझे लगता है मेरा सबसे जो सिग्निफिकेंट सेटिस्फेक्शन मेरे को मिला है कुछ चीज़ों में, उसमें से एक है जब मैं अब्दुल्लागंज में करीब 4 साल डीएफओ रहा और ये 4 साल वो थे जिसमें रातापानी में टाइगर पॉपुलेशन लगभग दुगनी हुई है। तो इससे मुझे लगता है कि हम लोगों ने निश्चित रूप से कोई उस समय हमारी पूरी टीम ने एक अच्छा काम किया, चाहे मेरे वरिष्ठ रहे हों चाहे मेरे जूनियर रहे हों, कि टाइगर्स का नियर फ्यूचर में इतनी संख्या में बढ़ना, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया था अब्दुल्लागंज का तो उस समय शायद 12 टाइगर्स का वहाँ पे एस्टिमेशन था लास्ट एस्टिमेशन सेंसस में, और 4 साल के अंदर टाइगर्स मोर देन 24 हुए। और उसी समय ये वही समय था 2011 का 10 का 11 का जब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से टाइगर्स भोपाल की तरफ मूव करना शुरू हुए, करने लगे। तो मुझे लगता है ये दोष मेरे ही सर पे है कि मैंने कि आप डीएफओ थे, आपने उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई और उन्हें वहाँ जगह कम लगी तो वो यहाँ आने लगे। टाइगर्स भोपाल के म्युनिसिपल एरिया में घूमने लगे जी। उसका दोष भी मेरे ही सर होना चाहिए शायद। नहीं, लेकिन एक श्रेय आपको जाता है कि आपने शायद बहुत अच्छा काम किया होगा। रातापानी की वजह से मध्य प्रदेश का जो नाम है वो बढ़ा कि यहाँ पर टाइगर की संख्या बढ़ी है, क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा भी आया था कि मध्य प्रदेश फिर नीचे एक पायदान नीचे चला गया था, एक बीच में दौर आया था। लेकिन ये अभी भी इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि रातापानी में सिग्निफिकेंट रूप से इसकी संख्या बढ़ेगी टाइगर्स की। जी, तो सर यहाँ हम अपने इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप आए और आपने वन विभाग से जुड़ी, टाइगर से जुड़ी बहुत सी बातें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।